ठीक है, गुड, शाबाश। पहली बात ये कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है जुलेखा यूसुफ। जुलेखा, आपने असाइनमेंट किया? आपने असाइनमेंट किया जुलेखा? नहीं किए? देखो, असाइनमेंट टाइमली जरूरी है ना। शाबाश। उसके बाद है विलायत। विलायत, आपने असाइनमेंट किया? जी सर, मैंने की है। ठीक है, मुझे भेजिए असाइनमेंट। नहीं सर, वो आज वाली नहीं भेजी, वो जो 2 दिन पहले की थी वो भेजी थी। ये ठीक मैं है, आपको सही है। भेज रहा हूँ अभी इसके अंदर। मुझे भेज दो क्योंकि अभी डिस्कस करना है। शाबाश, भेज दो। अच्छा, मैं अभी भेज। गुलमीना, आपने असाइनमेंट किए? गुलमीना, आपने असाइनमेंट किए? गुलमीना, ठीक है, ठीक है, सेंड किया है, गुड, शाबाश। आपने एक काम करना है कलसूम, वो जो आप रिकॉर्डिंग आपने लगाई थी ना, उसमें जब मैं चेकिंग करता था, चेकिंग के दौरान वो ज्यादा साइड पे स्क्रीन नजर आ रहा था, स्टूडेंट्स मेन आ रहे थे। तो आप इस तरह करिए, मेन वो पेज जब मैं ओपन करूँ ना, स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन, वो अगर हो सके ना, वो मेन पेज आ जाए तो बेहतर होगा। आ जाएगा? नहीं आ रहे? क्यों? नहीं तो वो मेन पेज नहीं आएगा स्क्रीन में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड होता है ना। और जब मैं यहाँ पे पेज ओपन करूँ तो आप वो मेन पेज बिल्कुल फ्रंट पे ले आओ। ये जो स्टूडेंट्स के नाम है ना, वो साइड पे कर लो, ठीक है? आप ट्राई कर ले, फिर मुझे बता दें। स्क्रीन शो हो रहा है या नहीं? जी सर, शो हो रही है। ठीक है। वालेकुम सलाम। नहीं, ऑप्शन नहीं, मतलब अगर आप ये कर रही हो और यहाँ पे आपको अभी जो स्क्रीन शो हो रहा है, समझे बात को, ये आपको कंप्लीट शो नहीं हो रहा है अभी, ये वाला पेज वहां पे। वो राइट साइड पे कंटेंट पे डबल क्लिक कर लो ना, फिर हो जाएगा। हाँ हाँ, वो हो सकता है मेन आ जाए फ्रंट पे। बस कोशिश करो थोड़ा ज्यादा मैक्सिमाइज हो, ताकि वो जो मैं पॉइंट आउट करता हूँ वो फिर हो, ठीक है? शाबाश। अभी ये जो आपका असाइनमेंट है उर्मीना, आपने लिखे व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये आपका है, डिमांड क्या है? व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, आल्सो एक्सप्लेन ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो मुझे एक बात बताए, इस पूरे क्वेश्चन में टॉपिक सेंटेंसेस कितने हैं? कोई बता सकता है टॉपिक सेंटेंसेस कितने हैं गुलमीना? विलायत, इसमें 2 टॉपिक सेंटेंसेस है, TS1, TS2, है कि नहीं? माइक जी, किसका ऑन है? 2 टॉपिक सेंटेंस है। ठीक है, माइक ऑफ करे अगर किसी का इस तरह है, बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। देखो, वो पूछ रहे व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन पाकिस्तान, आल्सो एक्सप्लेन ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इस पूरे क्वेश्चन के टॉपिक सेंटेंसेस अगर 2 है तो TS1 को आपने कितना वेटेज देना होगा? 10। TS2 को कितना देना होगा? 10। समझ आ रही है नहीं? अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप बेशक यहाँ पे 8 सब हेडिंग दो, यहाँ पे 8 सब हेडिंग दो, और फिर इंट्रो कंक्लूजन भी साथ दे सकते हो, तो टोटल तकरीबन 19 to 20 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो मैंने इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया है? इस क्वेश्चन को डायसेक्ट किया। डायसेक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि पहला टॉपिक सेंटेंस है, फिर दूसरा है, फिर उसको मैंने दोबारा क्या दिया? मैंने वेटेज दिया।
क्या दिया, वेटेज। समझे बात को, पहले मैंने डाइसेक्ट किया, डाइसेक्ट करने के बाद मैंने वेटेज दिया। समझे बात को। आपके पास पहला टाइटल है, टाइटल आपने लिखा है सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन पाकिस्तान एंड चैलेंजेस टू इट्स फॉर्मेशन। मुझे एक बात बताएं, ये वर्ड चैलेंजेस आपने क्यों यूज किया हुआ है, ये वाला चैलेंजेस क्यों यूज किया है? यहां पे चैलेंजेस है और ऊपर डिमांड ऑब्स्टिकल्स नहीं है। क्या आप यहां पे ऑब्स्टिकल्स यूज नहीं करोगे? आपने ऑब्स्टिकल्स यूज नहीं करने, ऑब्स्टिकल्स यूज करने हैं ना। चैलेंजेस का वर्ड यूज ना करो। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा के लिए कहता हूं, ऑलवेज हेड द कीवर्ड। So the keyword here is obstacles. So obstacles in the way of capital formation. The very first one is the main source of capital formation. What are the main sources? ये source नहीं है, sources of capital formation है। तो आपका डिमांड यही है main sources, लेकिन always had the keyword. So मेरे keyword में मेरे पास obstacles है, तो मैंने obstacle पे lecture must देना है, सॉरी obstacle पे point लिखने हैं। मुझे एक बात बताएं, आपका डिमांड ऑब्स्टिकल्स है, तो आपने टाइटल दिया, टाइटल का वर्ड नहीं लिखना होगा, बस ये टाइटल लिखना होगा। जब आप क्वेश्चन लिखोगे, ग्रे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अप्रोच पे, सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन पाकिस्तान एंड चैलेंजेस टू इट्स फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आपने लिखना होगा इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थ्री। रूल ऑफ थ्री क्या होता है? अबाउट द क्वेश्चन लिखो, समरी ऑफ द क्वेश्चन दो, एंड ये जो इंट्रोडक्शन है एक जनरल फॉर्म में लिखो। इंट्रोडक्शन जनरल लिखना होगा, इंट्रोडक्शन इज अबाउट द क्वेश्चन, अबाउट द क्वेश्चन लिखना होगा, इंट्रोडक्शन शुड बी व्हाट, द समरी ऑफ द क्वेश्चन। और इंट्रोडक्शन के एंड पे यही बेंचमार्क आपने अप्लाई करना होगा जो नजर आ रहा है, कैपिटल इज नॉट स्टॉक ऑफ मनी बट स्टॉक ऑफ फिल्म। फिर स्कीमेटिक का वर्ड यूज नहीं करना है, पूरा स्कीमेटिक आपने ड्रा करना है। वहां पे बेशक आप यहाँ पे वर्ड यूज करो आउटलाइन में, लेकिन वहां पे आपने फिर क्या करना होगा, स्कीमेटिक ड्रा करना है। ओवरव्यू ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मेन सोर्सेज आपने 1 2 3 4 5 गोड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेज, प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेन एड्स एंड लोन्स, गवर्नमेंट रेवेन्यूज, आईएमएफ, गुड, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट। आगे अगर आप देखें, आगे कोशिश करें कि ये ऑब्स्टिकल्स हैं, वहां पे एक इशू है, आपको वेटेज यहाँ पे देना था 6 पॉइंट्स, सॉरी 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स चाहिए थे, आपने लेके कितने हैं, 5। और यहाँ पे ऑब्स्टिकल भी आपके 6 है तो 7 तक लिख लो, ये भी अच्छा है। और ऑब्स्टिकल्स इन द कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑब्स्टिकल है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, लेक ऑफ रिसर्च इनोवेशन है, नो प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग, डेट बर्डन एंड पुअर गवर्नेंस। बहुत अच्छा है। देखो आपके ऑब्स्टिकल्स भी हो गए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लेक ऑफ रिसर्च, नो प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग, डेट बर्डन है, पुअर गवर्नेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बात करूं 5 + 5 और +1 11 10/20 तक ये क्वेश्चन चला गया, 10/20। मैं 12 क्यों नहीं दे रहा? बिकॉज आपके यहाँ पे 8 पॉइंट चाहिए, यहाँ पे 7 चाहिए। और फिर आपने कंक्लूजन लिख लिया। आज जाके इसका ग्रे स्ट्रक्चर आप बना लो गोलमीना, और फिर मुझे भेज दो क्या, ग्रे स्ट्रक्चर। शाबाश, ग्रे स्ट्रक्चर की समझ आ रही है? ग्रे स्ट्रक्चर होता क्या है? ग्रे स्ट्रक्चर बेसिकली इन ही पॉइंट्स को 3 हेडिंग पर पेज 16 प्रिंसिपल जो मैं समझाता हूं उन्हीं बेस पे करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, गुड, समझ आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे, एक असाइनमेंट आपका ये भी पड़ा है, गुड, ये असाइनमेंट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मॉडर्न इकोनॉमी। शाबाश, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मॉडर्न इकोनॉमी। शाबाश। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मॉडर्न इकोनॉमी में अगर बात करूं, सो पहला पॉइंट ये होगा कि आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या क्या चीजें आती है। शाबाश, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देख ले, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इकोनॉमी एंड मॉडर्न इकोनॉमी, 2 टॉपिक सेंटेंस। और तीसरा है कि रोल ऑफ कंपटीशन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इस पूरे क्वेश्चन में कितने टॉपिक सेंटेंस हैं? ये हमारे पास TS1 है, ये हमारे पास TS2 है, ये हमारे पास TS3 है। TS1 है, TS2 है, एंड ये हमारे पास TS3 है।
TS1, TS2 एंड मेरे पास यहाँ पे TS3 है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं वो ये है कि आपने जो कैपिटल फॉर्मेशन ओवरव्यू दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है, टाइटल दिया है, ये ठीक है, लेकिन इस टाइटल में आपने थोड़ी बहुत टॉपिक सेंटेंस 1, 2 तो है, इस टाइटल में टॉपिक सेंटेंस 3 नहीं है, TS3 इसमें नहीं है, और TS3 यहाँ पे देना मस्ट है। TS3 यहाँ पे देना मस्ट है, क्योंकि टाइटल जो होता है वो कंप्लीट क्वेश्चन को डिपेंड करता है, तो आपका यहाँ पे TS3 मस्ट है, जरूरी है। समझे बात को। मैं अगर बात करूं कि आपकी यहाँ पे गलती क्या आ रही है इस पूरे टाइटल में, इस टाइटल में आपको कैपिटलिस्ट एंड मॉडर्न इकोनॉमी नजर आ रहा है, कैपिटलिस्ट एंड मॉडर्न इकोनॉमी नजर आ रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताए, क्या इस टाइटल में, समझे बात को, क्या इस टाइटल में आपको जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट नजर आ रहा है या नहीं? सेकंड पार्ट ये द रोल ऑफ कंपटीशन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, आपको रोल ऑफ कंपटीशन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नजर आ रहा है इस टाइटल में? नहीं आ रहा ना। आपके टाइटल में मसला क्या है, आपने कंपटीशन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं किया है, आपके टाइटल में कैपिटल एंड मॉडर्न इकोनॉमी है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रोल ऑफ कंपटीशन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या नहीं? समझ आ गई? अभी आपने क्या करना है कि ये वाला जो है ना, आप ये जो मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूं, आप रोल ऑफ कंपटीशन को अपने टाइटल में इनकलकेट करो, हो जाएगा? रोल ऑफ कंपटीशन टाइटल में इनकलकेट हो जाएगा, शाबाश। फिर आपने लिखा है कैपिटल इकोनॉमी, बहुत अच्छा है। की फीचर्स ऑफ कैपिटल इकोनॉमी सिर्फ 3 लिखने हैं। फिर मॉडर्न इकोनॉमी की फीचर्स डिफिनीशन, ठीक है, गुड। फिर उसके वेटेज कितना है? 5 है, एग्जैक्टली। आज मैंने विलायत का क्वेश्चन चेक किया था, विलायत आप सुन रहे हो, आपने भी ये वेटेज कम दिया था, 6 पॉइंट्स दिए थे। होना चाहिए कि ये पॉइंट्स 8 to 10 हो, और वो जो ऊपर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये वाला, आप थोड़ा बहुत कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, थोड़े बहुत मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें, और जब मैं जो टॉपिक सेंटेंस 1 है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नजर आ रहा है ना, इस पे आप 4 पॉइंट्स दो। फिर उसके बाद मॉडर्न इकोनॉमी पे आप कितने पॉइंट्स दो? ये भी आप 4 पॉइंट्स दो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के 4 पॉइंट्स दो, और मॉडर्न इकोनॉमी के 4 पॉइंट्स दो। अभी डिस्टॉर्शन नहीं होगी, ठीक है, मैंने स्क्रीन रिमूव किया, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा वॉइस में बोलना है, क्योंकि मुझे मैसेजेस नजर नहीं आ रहे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी के बाद रोल ऑफ कंपटीशन है, तो मैं तकरीबन 8 से 10 पॉइंट रोल ऑफ कंपटीशन पे लिखूंगा। आपने अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आपने यहाँ तक जो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इकोनॉमी एंड ये वाले जो पॉइंट्स है, यहाँ तक आपकी बहुत ज्यादा चीज डिस्टर्ब जा रही है। यहाँ तक आपने ज्यादा पॉइंट्स यहाँ तक दिए। आपके सवाल के 9 वेटेज, 8 to 9 वेटेज ये होना चाहिए, 10 to 11 ये होना चाहिए, जो सेकंड पार्ट है। आपने ऊपर तकरीबन सारी चीजें दी है, और जब आप डिफरेंसेस दोगे तो कौन सा टेक्निक अप्लाई करोगे? हेडर टेक्निक। कौन सा टेक्निक अप्लाई करोगे? हेडर। तो तकरीबन इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको स्कोर दूंगा तो इसमें आपके 11/20 आ गए, बहुत अच्छा है। आज जाके इसका ग्रे स्ट्रक्चर बना लो, आई विल चेक, लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर में वेटेज का इशू ना हो। समझ आ गई? शाबाश। किसने ज्वाइन करना है? कहाँ पे? ठीक है, शाबाश। आप मुझे बताएं, यहां तक तो बात समझ आ गई आपको।
अभी विलायत आपकी असाइनमेंट तो है ना, गुलमीन आपका कोई क्वेश्चन हो असाइनमेंट के चेकिंग के हवाले से? कोई क्वेश्चन तो नहीं है गुलमीना? विलायत आपने असाइनमेंट नहीं भेजा, परसों वाला है, आज वाला नहीं भेजा। विलायत आपने आज वाला असाइनमेंट नहीं भेजा? सर विलायत भेज रहा है सर, ये पिक्चर निकाल रहा है असाइनमेंट की। ठीक है, सही है। अभी शाबाश। ये पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन इवोल्वेट हो रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स के करंट अफेयर, पाक अफेयर में आपको 25 to 30 टॉपिक दूंगा, सारा हो जाएगा, परेशान ना हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, समझ आ गई? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। सो आपका टाइटल बहुत अच्छा है। उसके बाद आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स की बात की, बहुत अच्छी बात है, सिनोनिम यूज किया है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रेफर्स टू द स्मूथ रनिंग ऑफ स्टेट, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड पीसफुल ट्रांजिशन, गुड। फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी से बूस्ट होगी, एनहांसमेंट इन प्रोडक्शन होगी। एडिशनली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हैज क्रूशियल रोल इन द prosperity, it creates environment for economy flourish, focusing on long term policy, बहुत अच्छे 2/2। विकास ये सवाल के ऊपर है, समरी ऑफ द क्वेश्चन दे रहे, जनरल फॉर्म में आप लिख रहे और किसी एक बेंचमार्क के साथ आप इसको कनेक्ट कर रहे हो। सो आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है और जॉन एफ कैनेडी के साथ आपने इसको लिंक भी किया है, बहुत अच्छा है, कीप इट अप। थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट को आपने इंप्रूव करना होगा विलायत, फ्लो चार्ट को आप थोड़ा इंप्रूव करें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द स्टेट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मैंडेटरी, आपका फ्लो चार्ट कल आज भी इस तरह आया था, मैंने चेक किया था, कल भी परसों भी। ये वाला जो शेप है ना, इसमें आप इस तरह भी लिख सकते हो कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा। इसका मतलब है कि कंपाउंड फ्लो चार्ट लेके, लेकिन इस पेज के एंड पे 3 लाइन में एक्सप्लेनेशन जरूर दे। ये आपका कंपाउंड फ्लो चार्ट 1 नंबर इसका आ जाएगा। आप सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखते हो, लेकिन सब्जेक्ट में विलायत आपका एक इशू आता है कि आप ये बहुत ज्यादा डिटेल में लिखते हो। ये आपने 5 to 6 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है और एक लाइन छोड़ के किसी अच्छे बेंचमार्क के साथ इसकी जस्टिफिकेशन करनी है, जो आगे आपने रे जूनियट से की भी है। तो आप खुद सोचो, पहले पेज में जॉन एफ कैनेडी आया, फिर रे जूनियट आया, फिर कोई बुक आ जाएगा, तो ये मैच्योर कंटेंट होगा, जिसको स्कीमेटिक एंड सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन कहते हैं। यहां से डिमांड स्टार्ट हुआ। अभी अगर मैं बात करूं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की, तो आपके जो डिमांड है, इस डिमांड में आपने बात की नंबर 1 के पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ लीडर, कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, और ये तकरीबन 3 नंबर या 2 से 3 यहाँ आ सकते हैं, गुड। फिर उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एग्जैक्टली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अभी ये आपका डिमांड है, 10 से 11 पॉइंट्स आपने यहाँ पे देने हैं, और आपने ये दिए भी है, जो कि हमारे पास आ जाता है, फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे फोकस करना, लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बाद फॉस्टरिंग कोहेजन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। थोड़े बहुत डॉट कनेक्शन में इशू है कि जब आप डॉट्स कनेक्शन बेंच, आप यहाँ पे 1 to स्टेरिक 3 अप्रोच बहुत अच्छा अप्लाई करते हैं, लेकिन डॉट पे थोड़ा समझो कि डॉट कैसे अप्लाई कनेक्ट करना है, एक डॉट को दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। जिस तरह कि मैं अगर आपको कहूँ कि मेरे पास है ये पहला डॉट, क्रिएटिंग कंडूसिव एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, तो ये दूसरा डॉट है, इसकी वजह से एफडीआई स्ट्रांग होगी, ये आपने लिखना था। स्ट्रेंथिंग इंटरनेशनल रिलेशन एंड ट्रेड, जिसकी वजह से आपकी ट्रेड बूस्ट होगी, तो आप दूसरा डॉट इकोनॉमी वाला कनेक्ट किया करो, शाबाश, बाकी सही है। फिर एनकरेजिंग एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन टू एलिविएट एथनिसिटी, फोकसिंग ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छा है, गुड, तीनों ठीक है, एक्सीलेंट। लिंक में थोड़ा मसला करना है, मैंने आपको समझाया था ना, 1 to स्टेरिक 3 अप्रोच पे काम करो,
1 2 लोअर स्टैक 3 अप्रोच पे काम करो, 1 2 3 एल अप्रोच पे काम करो, 1 2 3 बार अप्रोच पे काम करो, जो कि सब हेडिंग्स को मैच्योर बनाने के लिए अप्रोचेस होते हैं। ये सारे अप्रोचेस किस चीज के लिए है? सब हेडिंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए आप लोगों ने ये सारे अप्रोचेस अप्लाई करने हैं ताकि मैक्सिमम स्कोर आ जाए। शाबाश। फिर आपने लिखे सॉल्यूशंस फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू मेंटेन। मुझे एक बात है, ये डिमांड नहीं है, ये एक्स्ट्रा हेडिंग है जिसको सेकेंडरी हेडिंग कहते हैं। तो सेकेंडरी को आप फ्लो चार्ट में भी ड्रा कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, वरना 2 से 3 पॉइंट्स भी दे सकते हो। फिर क्रिटिकल एनालिसिस एंड कंक्लूजन। आज मैंने आपको कहा था कि आपने एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन में क्या लिखना है। विलायत, एनालिसिस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन का जो पेज होता है, 2 चीजें बताई थी। नंबर 1 क्या क्या बताया था? ओपिनियन बेस्ड आर्गुमेंट, फिर क्रिटिकल एनालिसिस, फिर एंड वाले पेज पे आप इन अ नटशेल लिखो। चूंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने कमेंट लिखना है, इस क्वेश्चन में आपने कमेंट लिखने हैं। इसमें वो कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज अ प्री रिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है, लेकिन अगर आप ओपिनियन बेस्ड आर्गुमेंट पॉइंट्स में दे देते हैं तो वो भी बहुत जरूरी है। वो शेरबानो अक्सर देती है, उसके पेपर बहुत अच्छे आए, वो भी डिस्कस करूंगा अगर टाइम मिला। तो इसको आप समझे बात को कि क्रिटिकल एनालिसिस और ये जो इन नटशेल ये वाली बात जो है, ये आप कभी कभी एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन को भी स्ट्रांग बनाओ। बाकी 0.5 + 2 2.5 तो यहाँ आ जाएंगे। इस पूरे क्वेश्चन में आपको 12.5 मार्क्स आएंगे, लेकिन आप ओपिनियन बेस्ड आर्गुमेंट्स, क्रिटिकल एनालिसिस, पॉइंट गेम, सब हेडिंग को मैच्योर बनाना, इस पे आप जरूर काम करो। तो 12 to 13 तक क्वेश्चन जा रहा है, मैंने आपको 13.5 दिए, बहुत अच्छा है। 13/20 मैक्सिमम, गुड। समझ आ गया आपको? शाबाश। विलायत के बाद विलायत का दूसरा क्वेश्चन, मीटिंग में अलाउ कर रहा है वेटिंग। विलायत वेटिंग पे है। विलायत आप मीटिंग में हो, यहाँ पे तो आप वेटिंग में नहीं हो। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? आवाज मेरी आ रही है? हाँ, इवोल्यूशन होगी, इवोल्यूशन के बाद मैं अभी क्लास भी लूंगा, परेशान ना हो फातिमा, ठीक है? पहले इवोल्यूशन होगी फिर क्लास लूंगा। अभी इवोल्यूशन के बाद क्लास लूंगा, क्योंकि कल मैंने इवोल्यूशन का सेशन नहीं लिया था ना। अभी क्लास भी है, मैंने लेक्चर तैयार किया है, इसके बाद क्लास स्टार्ट होगी, वो लैपटॉप से लूंगा। विलायत क्यों नहीं है? वेयर इज विलायत? आपने विलायत मुझे वो क्यों नहीं भेजा है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन? वो भेज दो ताकि उसकी असेसमेंट हो सके। कि विलायत ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान लिखा है, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स लिखे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ना विलायत, इस पे आपने एक अप्रोच अप्लाई करना था जिसका नाम क्या था? अप्रोच का नाम क्या था? MCRS अप्लाई करना था। आपने ये क्वेश्चन की तरह किया है, आपने MCRS अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक क्राइसिस का तो मैंने लेक्चर दिया है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस के मैंने मैनिफेस्टेशन बताए हैं ना, मैंने वो पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप लोग देख सकते हैं। अभी MCRS का मतलब है कि मुझे इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में मैनिफेस्टेशन देने थे आपने।
काजेस बताने थे, रिपरकशंस बताने, सोल्यूशन बताने थे। आपने क्वेश्चन की तरह किए, मैंने आपको 12 स्कोर दे भी दिया, आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स वगैरह भी लिखे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन इज आल्सो गुड, 1+ ये जाएगा। फिर आपने फ्लो चार्ट भी बहुत अच्छा ड्रा किया है, लेकिन ओवरव्यू भी दिया है, असमा जहांगीर की बात भी किया है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान आपने बता दिया ओवरव्यू, फिर काजेस बता दिए। तो ये आपका क्या है विलायत, इसको एम कहते हैं। और मुझे कितने एम चाहिए मैनिफेस्टेशन, 10। आपके पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे ना तो ज्यादा नंबर आएंगे। फिर 10 के बाद ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये काजेस है। ये हमारे पास क्या है, सी। सी मींस काजेस। आपने काजेस कितने लिखने हैं विलायत, काजेस वो भी 10 लिखने हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं, गवर्नेंस फेलियर हो गया, गवर्नेंस थोड़े बहुत आपके जो ये जो पॉइंट्स है ये नॉट लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड है, ये ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। मींस गवर्नेंस आप पहले लिखो ना, फिर उसके बाद पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमी, फिर इस तरह जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पहले लिखो, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो बाद में लिखो। फिर आपने रिपरकशंस भी अच्छे दिए, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी गवर्नेंस को डिस्टर्ब करेगा, नेशनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन आप 1-2 स्ट्रेक अप्लाई कर रहे हो, अच्छे तरीके से कर रहे हो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हर एक चीज की जस्टिफिकेशन चाहिए। क्या आपने लिखा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री, तो किस तरह वो समझना है, पोलराइज पॉलिटिक्स, इन द शेप ऑफ पोलराइज पॉलिटिक्स, इन द शेप ऑफ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। फिर उसके बाद रिजीम चेंज की बात आप कर सकते हो। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डीआई के साथ इंटरनेशनल रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आपने दिया, ये आपके आर्गुमेंट्स अच्छे हैं। लेकिन ये जो लेक्चर है ना, ये जो मैंने असाइनमेंट दिया, ये स्कूल ऑफ थॉट का असाइनमेंट था। और स्कूल ऑफ लेकिन थॉट सर में मैंने वो क्वेश्चन की तरह किया था। एग्जैक्टली स्कूल ऑफ थॉट में आपने अप्लाई करना था एमसीआरएस। और मैंने आपको समझाया भी कि दुनिया में जो भी क्राइसिस है या पाकिस्तान में जो भी क्राइसिस है, उस क्राइसिस पे आप लोग अप्लाई करेंगे एमसीआरएस अप्रोच, उसके बेस पे आप करोगे। समझ आ गई, शाबाश। क्रिटिकल एनालिसिस क्वेश्चन के मुताबिक ये अच्छा किया है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी थी कि मैंने आपको कहा था कि जस्ट पॉइंट एमसीआरएस वाले लगा लो, फिर ये हो जाएगा। अभी अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, आपने जो क्वेश्चन भेजा है ये वाला, इस क्वेश्चन में मैंने कंप्लीट 16 प्रिंसिपल्स को कवर करना है। नंबर 1, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द कैपिटलिस्ट इन मॉडर्न इकोनॉमी। अभी आप लोगों ने गुलमीना का क्वेश्चन देख लिया, एंड रोल ऑफ कंपटीशन इन द इकोनॉमी। इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स बहुत अच्छा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मॉडर्न इकोनॉमी आर टू डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक सिस्टम्स but often overlap in the modern economic practices. Capitalist economy is driven by private ownership, less government interference. In contrast, the term modern economy is a complex characterized by mixed economy, government intervention, etc. So आपने end पे benchmark भी connect किया है, about the question भी है, summary of the question भी है, general भी है, और आपको इस intro को लिखने के लिए knowledge की जरूरत पड़ी है, नहीं पड़ी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। स्कीमेटिक में आप ये देख लो, आपको चौथा 5 क्वेश्चन मैं चेक कर रहा हूं, आपका ये फ्लो चार्ट 12 to 13 या 14 फ्लो चार्ट्स के बेस पे नहीं आ रहा। आप ये वाला पार्ट डिस्टर्ब करते हो। इस पेज को स्कीमेटिक ऑफ द क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें आखिरी 2 से 3 लाइनें छोड़नी होंगी एक्सप्लेनेशन के लिए। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हो, लेकिन कहीं पे आप समझना है कि बेंचमार्क, इसको क्या कहते हैं, इसको बेंचमार्क नहीं, सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन कहते हैं। क्या सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन में या तो सवाल, सॉरी, या तो जनरल फॉर्म में हो गई, इसमें 4-5 चीजें मैंने बताई। नंबर 1, हिस्ट्री भी हो सकती है, जनरल भी हो सकता है, बैकग्राउंड भी हो सकता है, डिफिनीशन भी हो सकता है, ओवरव्यू भी हो सकता है, इसके बाद टाइमलाइन भी हो सकता है। अगर इकोनॉमी है तो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एचपी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दो, ये फिर अच्छा होगा। फिर मिल्टन फ्रीडमैन ने ये बात की है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये भी ब्लैक मार्कर पे लिखो, जो आप नीचे बात लिखते हो कंप्लीट ब्लैक पे लिखो ताकि हाईलाइट हो। फिर आपने एक इशू किया एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें क्या मसला है, एस्पेक्ट्स को आपने वेटेज देना था 3 का, आपने दिया है 6, जो कि आपके पूरे इस क्वेश्चन के वेटेज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी को वेटेज देना था 3 का,
और आपने दिया 6, जो कि आपकी पूरी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो डिस्टर्ब कर रहा है। सेकंड पार्ट क्या है, 10 पॉइंट्स आपको चाहिए और आपने कितने लिखे हैं, चाहिए 10 और आपने लिखे कितने हैं, आपने लिखे 6। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे -4 पॉइंट्स आपके डिस्टर्ब है। फिर क्रिटिकल एनालिसिस एंड कंक्लूजन, तो ये आपका आ जाएगा क्रिटिकल एनालिसिस, कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन आपने रूल ऑफ 3 की बुनियाद पे लिखना होगा। क्रिटिकल एनालिसिस में आपको कहा था कि कभी कभी क्वेश्चन में ओपिनियन बेस्ड आर्गुमेंट भी दो, फिर क्रिटिकल एनालिसिस दो, ताकि कंप्लीट एनालिसिस बन जाए। बाकी आप क्वेश्चन सही कर रहे हो, इंट्रो भी सही है, बाकी चीजें भी सही है, लेकिन उसको थोड़ा आपने समझना होगा। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, किसने ज्वाइन करना? कंक्लूजन के लिए विलायत सीपी दो, आंसर को कंक्लूड करो और एंड पे एक ऑप्टिमिस्टिक नोट दो। और वो आपने किया है, 1.5 तक मैंने आपको दिए। तो ये सवाल फिर भी 12 to 14 तक जा रहे हैं। 12 टू, ये देखो 10, सॉरी इसमें मैंने 10.5 क्यों दिया, 10, क्योंकि इसमें आपने एक वेटेज डिस्टर्ब किया है। ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसको आपने वेटेज 4 देना था, मॉडर्न इकोनॉमी पे 4 देने थे, 12 पॉइंट्स यहाँ देने थे, आपने 12 की जगह 6 दिया और ऊपर वो 6 पॉइंट्स आपने एक्स्ट्रा लेके है, जो मैंने आपको कहा कि होने चाहिए यहाँ पे आपकी 3 पॉइंट्स, और आपने दिए 6 है, तो -3 यहाँ चला गया और -3 यहाँ चला गया। ये -3 नहीं है, ये बेसिकली ये इसलिए -3 है क्योंकि कोशिश ये करनी है कि आप यहाँ पे 6 पॉइंट्स दो। कहाँ पे? यहाँ पे 8 to 10 दे देते तो आप बहुत बेहतर होता, 8 to 10 देते बहुत बेहतर होता। तो ये आपके पॉइंट्स है। बाकी क्वेश्चन आपने अच्छा एड्रेस किया है, कीप इट अप, शाबाश, अप्रिशिएटेड, शाबाश। इसके बाद बारी है किसकी? असाइनमेंट किसने भेजी है? विलायत का हो गया, एक असाइनमेंट पहले आई थी कलसूम का, शाबाश, कलसूम का देखिए। कलसूम ने लिखा है डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मॉडर्न इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गया, मॉडर्न इकोनॉमी हो गया, द रोल ऑफ कंपटीशन इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स। इसको आप बेशक ब्लॉक में बंद कर सकते हो, प्रीएम्बल भी लिख सकते हो, शाबाश, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप रूल ऑफ 3 लिखो, रूल ऑफ 3 की बुनियाद पर आप इसको कवर करो। अगर कोई कहते हैं ग्रे स्ट्रक्चर क्या है, तो एक ग्रे स्ट्रक्चर है जो अभी नजर आ रहा है, कि मतलब इसको आप थोड़ा बहुत ग्रे स्ट्रक्चर के मुताबिक करो, रूल ऑफ 3 के मुताबिक इंट्रो लिखना है। फिर डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मॉडर्न इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन गुड। फिर उसके बाद आपने लिखा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी, पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज के बेस पे, जबरदस्त, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ रिसोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट रूल, बिल्कुल, ऑन द बेसिस ऑफ प्योर मार्केट, शाबाश, गुड, और द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, इसके बेस पे। देखो आप ग्रे स्ट्रक्चर बना रही है, अगर ग्रे स्ट्रक्चर ना होता तो यहाँ पे आपने डिटेल्स लिखने होते हैं, इसकी डिटेल यहाँ जरूरी होते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इम्पैक्ट ये होगा, मॉडर्न का ये होगा। फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑस्ट्रेलिया एंड मॉडर्न, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल लिख रही हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल भी बहुत अच्छा है, गुड। और फिर आप लिखते हो कि रोल ऑफ कंपटीशन इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो कंपटीशन का क्या रोल है? कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव सिस्टम, कैपिटलिज्म एक कोऑपरेटिव सिस्टम है, शाबाश। कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव कंपटीशन, बेस्ट है। 1881 में फेमस ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, 1960 मैसेज ने लिखा है, गुड, कंपटीशन, कंप्यूटिंग, कोऑपरेशन इन कोऑपरेटिंग इन द कंपटीशन, ऑल पीपल इंस्ट्रूमेंटल। एक 1+ क्यों दिया है? आर्गुमेंट अच्छा है, आर्गुमेंट आपने अच्छा दिया है। कुछ स्टूडेंट आर्गुमेंट सही नहीं देते, पॉइंट सिर्फ लिखते हैं। थ्रू द पॉलिटिकल मींस पॉलिटिकल फोर्सेस शेप द मार्केट डायनामिक्स, इसकी एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? सी नंबर की एक्सप्लेनेशन डी की नहीं है। यहाँ पे मैं आपको -5 मार्क्स दे रहा हूं, क्यों? कोई बता सकता है मैंने यहाँ पे -5 क्यों दिया? पॉइंट्स कम है बिकॉज रोल ऑफ कंपटीशन इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे आपने कितने पॉइंट्स लिखने थे? जल्दी जल्दी करोगे तो -5 आएंगे फिर, हाँ ना, ये नहीं करना जल्दी जल्दी। क्रिटिकल एनालिसिस ठीक है,
और कंक्लूडिंग रिमार्क्स, शाबाश। फिर उसके बाद आपने MCRS अप्रोच किया। MCRS में हमेशा के लिए जब भी आप क्वेश्चंस लिखते हैं विद इन 35 मिनट अपने कंटेंट मैनेजमेंट के मुताबिक 16 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके सारे पॉइंट्स लिखने हैं। MCRS में आपने मैनिफेस्टेशन, कॉजेज, रिपरकशन, सॉल्यूशन देने हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, मैनिफेस्टेशंस, frequent changes in government, widespread protest, ठीक है, वैसे ठीक है, economic contraction arising, ठीक है, आपने एक कलसूम इसको पढ़ो, ये क्या लिखा है, इकोनॉमिक कंट्रैक्शन एंड, शाबाश। इसको फिर से पढ़ लो, शाबाश। अभी इसको पढ़ो, इन दोनों का कोई ताल्लुक है? हाउ? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो वो तो इसके इम्पैक्ट्स में आ जाएंगे। ऊपर आपने मैनिफेस्टेशन लिखा है, आपने एविडेंस देना है कि ये एक एविडेंस है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, तो आपने सिर्फ एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखना था, सेमीकोलन लगा के, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इस बेस पे मैं कहना चाहती हूँ, शाबाश। फिर आप लॉ एंड ऑर्डर, शाबाश। मिलिट्री एक्टिविटीज एंड टेररिज्म थ्रेट्स टू, देखो आपने ये बात कितनी अच्छी की है कि थ्रेट टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, शाबाश। फिर डीपनिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये भी अच्छा है। इसको कहते हैं इशू इन रिलेवेंसी। अक्सर स्टूडेंट्स को मैं ये लिखता हूँ कि आप इशू इन रिलेवेंसी कर रहे हो, रिलेवेंट नहीं है। आर मींस, आर को मैं अगर अंडरलाइन करूं तो इशू इन रिलेवेंसी, रिलेवेंस मींस आपका ये पॉइंट इसको रिलेवेंट नहीं है, और फिर इसका सब आर्गुमेंट भी रिलेवेंट बनाना है। बाकी बहुत अच्छा किया है। काजेस, शाबाश। काजेस जो है वो आपने लिखे हैं, नंबर 1 काज अगर मैं देखूं, so causes में root cause of political instability in Pakistan is rampant corruption. rampant corruption, मैं जूम करता हूँ, एक मिनट, जूम कैसे होगा, हाँ ये ठीक, अभी नजर आ रहा है? मुझे बताए, आपने लिखा रूट कॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान इज rampant corruption and resource mismanagement. rampant corruption पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे काज करेगा? और रिसोर्स मिसमैनेजमेंट क्या इसकी काज है या ये इसकी इफेक्ट्स है? ठीक है। Another deterioration of political instability in Pakistan is leadership vacuum. बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन इसमें आपने एक वर्ड बहुत गलत यूज किया है। वो कौन सा वर्ड है? Another, शाबाश। डिटोरिएशन कहा जाता है या इम्पैक्ट्स में आता है? तो another deterioration of political instability का मतलब है कि आप इम्पैक्ट बता रही हो, जो कि आपने काज बताना है, तो फैक्टर क्यों नहीं लिखती, काजेटिव फैक्टर क्यों नहीं लिखती? Dynastic politics continues and does not allow to induct new talent. Zabardast. One major key driver is the fragmented society. Good. There is lack of accountability. Good. The growing threat to national and national security and political stability is terrorism. Writing is not for the sake of writing. आपने लिखा है द ग्रोइंग थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, तो थ्रेट क्या आएगा, काज आएगा या इम्पैक्ट आएगा? ऊपर क्या है, काज लिखा है या इम्पैक्ट ऊपर है? तो क्या इसके साथ ये रिलेवेंट है? यही सारे स्टूडेंट मसले करते हैं। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी एंड टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म, काज मींस काज, इस काज पे कौन सा स्कूल ऑफ थॉट अप्लाई हो सकता है? शाबाश। GPEST LEIDNILRCCSS, क्यों नहीं कर रही हो आप उस पे?
मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं आपको ये कह सकता हूँ जरूर कि पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस है, ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन का काज है। फिर मैं लिखूंगा पाकिस्तान में पॉलिटिकल ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स पोलराइज्ड है, इकोनॉमी डिस्टर्ब है, सोशल डिवाइड है, लीगल एक्शन नहीं है, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब है, इंडिविजुअल अवेयरनेस नहीं है, डेमोग्राफी डिस्टर्ब है, नेशनल प्रॉब्लम, इंटरनेशनल, रिलीजियस, कल्चरल, सिक्योरिटी, स्पेसिफिक। मुझे तो कुछ नहीं आ रहा था, इस कोर्ट ने तो मुझे बहुत सारी चीजें समझा दी। इसको कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट। तो आप स्कूल ऑफ थॉट के बेस पे कागज क्यों नहीं लिखते? फिर आपने लिखा है, समझे बात को, आपने लिखा है रिपरकशंस, और रिपरकशन में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वीक होंगे, डिक्लाइन होंगे, पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी आएगी, वायलेंस आएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, ह्यूमन राइट्स ब्लेंडेड, वीकनिंग ऑफ, डिक्लाइनिंग ऑफ, गुड, एक्सीलेंट, सारी चीजें रिलेवेंट, एक्सीलेंट। फिर सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन में आपने लिखा है एस्टेब्लिश। ये एस्टेब्लिश वर्ड ठीक लिखा है आपने, नहीं वर्ड तो ठीक लिखा है, क्या ठीक नहीं है? यहाँ पे वो एस्टेब्लिश ठीक है, लेकिन आपने लिखा गलत है। कैसे, कोई बता सकता है? शाबाश, पहले आप हुक्म दे रहे थे, अभी आप उसको सलूशन दे रहे हैं। एंगेज क्यों लिखा है? पहले अभी आप हुक्म दे रही थी, अभी आपने अपने मिस्टेकली कहा प्रमोट, प्रमोटिंग, इंश्योरिंग। और इसमें एक स्कूल ऑफ थॉट अप्लाई होता है जिसका नाम है टू फॉर बाय। अभी आपने लिखा है इंश्योर डेमोक्रेटिक प्रोसेस सच एज फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड आर अपहेल्ड। तो टू फॉर बाय नहीं है। एंगेज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग दिस एंड द पॉलिटिकल टू रिड्यूस, शाबाश, टू यूज हुआ है, टू रिड्यूस। तो जब आप सोल्यूशन देते हैं तो सोल्यूशन के लिए टू फॉर बाय अप्रोच यूज करें। ये मैं मेथोडोलॉजी की क्लास में पढ़ाऊंगा भी, और आपने अच्छी तरह से करना भी है। ठीक है, गुड, शाबाश। अभी आपने इकोनॉमिक ग्रोथ डायमेंशन टू फॉलो अप, ये क्लास के एंड पे है, जो कल की क्लास थी ना उसके एंड पे मैंने ये डिफिनेशन लिखी थी। जीडीपी क्या है? गुड। जीडीपी ग्रोथ क्या है? शाबाश। पाकिस्तान की जीडीपी फिस्कल ईयर्स में बताएं। जीएनपी क्या है? सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन बताया है, गुड, शाबाश। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर कंपटीशन, ठीक है। और मैं अभी एक्सीलेंट लिख रहा था, अभी नहीं लिख रहा हूँ। शाबाश। हदीका है क्लास में? Yes, sir. Political instability in Pakistan based on MCRS school of thought. पहली बात ये है कि जब आप यहां पे लिखते हैं तो नो नीड टू राइट इंट्रोडक्शन, ये आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। आपने एम के पॉइंट्स लिखने हैं 10, सी के 10 लिखने हैं, आर के 10 लिखने हैं, और एस के 10 लिखने हैं, और ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अभी अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान बेस्ड ऑन एमसीआरएस, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो क्वेश्चन में आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। एमसीआरएस आपके डेटा कलेक्शन, स्कूल ऑफ थॉट और माइंड मैपिंग का गेम है। फिर उसके बाद आपने ट्रांसपेरेंसी, पॉलिटिकल ओवरव्यू दे दिया, काजेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल ओवरव्यू की जगह आप यहाँ पे ये लिख लेती हदीका के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, सेमीकोलन लगा के मैनिफेस्टेशन लगा लेती और 10 मैनिफेस्टेशन लिख लेती, जिस तरह भी कलसूम ने लिखा था। और फिर उसके बाद आपने काजेज बता दिए, शाबाश। काजेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपने ऊपर लिखा है, एक्सीलेंट। काजेज में आपने लिखा है हिस्टोरिकल फैक्टर पार्टीशन ऑफ 1947। ये मैं नहीं पढ़ूंगा, ये मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ ये वाला वर्ड पढ़ूंगा और आप इसको पढ़ ले, शाबाश। The partition of 1947.
अच्छा, एक दफा और पढ़े इसको। Partition of 1947. अभी आप ये पढ़े, Causes of political instability in Pakistan. क्या इस सर हेडिंग ने इसको सपोर्ट किया है? सर आगे एक्सप्लेन इसको किया हुआ है इसके अंदर। अगर ये एग्जामिनर ना पढ़े, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है सर। एग्जैक्टली आपकी हेडिंग ही से उसको समझ आना चाहिए, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन है नीचे। शाबाश। Yes, sir. ये लीडरशिप क्यों मैंने टिक दिया है, इसको मैंने टिक नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि लीडरशिप क्यों मुझे समझा रहा है, कन्विंस कर रहा है कि ये एक काज है, लेकिन पार्टीशन 1947 मुझे समझा नहीं रहा है। अगर मैं लिखूं कि पॉलिटिकल क्योस सिंस पार्टीशन ऑफ 1947, अभी मैंने सिर्फ 2 वर्ड ज्यादा यूज किए, 3, पॉलिटिकल क्योस, सेंस, Yes, तो sir. फिर रिलेवेंट बन जाता। Yes, sir. समझ आ रही है? ये हम सर। गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमें गूगल यूट्यूब चीजें समझाते हैं हम एज इट इज लिखते हैं। फिर सिविल मिलिट्री रिलेशंस, ये आप इसको पढ़ लो थोड़ा, सिविल मिलिट्री रिलेशंस Civil military relations. फिर से पढ़ लो। Civil military relations. अभी आप ऊपर हेडिंग पढ़ लो, ये वाला, काजेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्या मुझे सिविल मिलिट्री रिलेशन में ये पता चल रहा है कि ऊपर काज है? तो मैं यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखूंगा, उसका नाम क्या होगा? अनहेल्दी। अनहेल्दी अभी मुझे समझा रहा है, अनहेल्दी सिविल मिलिट्री रिलेशन कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काज करेगा। Yes, sir. शाबाश, मुझे ये पढ़ के दे, पॉलिटिकल Parties. फिर पढ़ो। Political parties. पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी है या बुरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए? पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में है या नहीं है? एक है या ज्यादा है? पर्सन सेंट्रिक है या वीक है? मुझे समझ आ गई। उसके समझ के लिए मैंने ये पढ़ना होगा, लेकिन मैं तो ये नहीं पढ़ूंगा ना, मैं तो वो वाला टीचर हूं कि हेडिंग ही से एग्जामिनर टिक दे। और इसको कहते हैं इरिलेवेंट पॉइंट। आप नीचे चीजें क्यों लिख रहे हो, आप हेडिंग में क्यों एक्सप्लेन नहीं करते? फिर गवर्नेंस इश्यूज बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट, ये काज है। इनइफेक्टिव, करप्शन, इसको मैं टिक क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे काज नजर आ रहा है। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, लो लिटरेसी रेट, बिल्कुल ठीक लिखा है, काजेज नजर आ रहे हैं, गुड। फिर जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, शाबाश। अफगान कॉन्फ्लिक्ट, शाबाश। इंडो पाकिस्तान रिवॉल्यूशन, शाबाश। फिर रिपरकशंस, रिपरकशंस में इकोनॉमिक डिक्लाइन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, शाबाश। इसको पढ़ लो आराम से। Foreign investment. सर ये भी फॉरेन सेल्फ इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेनेटरी नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो एक अच्छी चीज है, Yes, sir. तो एक अच्छी चीज को आप किस तरह रिपरकशन में लिख रहे हो? अगर मैं सिर्फ 2 वर्ड यूज करूं यहां पे, डिप्लीशन ऑफ फॉरेन Foreign डायरेक्ट investment. इन्वेस्टमेंट, मैंने सिर्फ 2 वर्ड ज्यादा यूज किए, लेकिन इन 2 वर्ड्स की वजह से क्या हुआ? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बना। Yes, sir. इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बहुत अच्छा है, गुड, एक्सीलेंट, काम आप सही कर रही हो। सोशल फ्रेगमेंटेशन, एथनिक एंड सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जबरदस्त, गुड, कीप इट अप, मेहनत करो। इंटरनेशनल आइसोलेशन, आज आप एकेडमी में नहीं आएगी, इसलिए एक नंबर तो -1 नंबर आपको मिलेगा। IMF डिपेंडेंसी, दरअसल मैं लेट हो गई थी। ठीक है। फिर सोल्यूशन आपने किस तरह देने हैं? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, बहुत अच्छा है। आप लोगों में से विलायत है यहाँ पे? जी सर। सॉल्यूशंस के लिए कौन सा कोड है? अलाइन टेक्निक नंबर 1 अलाइन, और नील, लेम, नेल, SLMI, S। सबसे पहले रिफॉर्म्स देने होते हैं हर एक चीज के सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे हदीका ने लिखा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। हदीका को अभी पता नहीं था कि मैंने रिफॉर्म पहले लिखने हैं, लेकिन रिफॉर्म्स उसने दिया है, तो उसको अगर कोड का पता हो तो वो रिफॉर्म जरूर देती, लीगल एक्शन जरूर लेती, इकोनॉमी की बात करती, मीडिया की थ्रू अवेयरनेस की बात करती, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, लोकल लेवल बातें करती। फिर देखो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात भी इसने की है। एक चीज इसमें गलत नजर आ रहा है,
अधिका आप सुन रही है, आपने दोबारा सिविल मिलिट्री sir. रिलेशन को सिर्फ सिविल मिलिट्री रिलेशन लिखा है। यस सर। क्या मुझे सोल्यूशन नजर आ रहा है सिविल मिलिट्री रिलेशन में? नो सर, वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है वो, फिर दोनों अगर उसमें आ जाएगा पॉइंट्स में तो वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा कि इसमें क्या एग्जैक्टली बता आपने रहे हैं। देखो सिविल मिलिट्री रिलेशंस आपने काज में भी लिखा है, सोल्यूशन में भी लिखा है, अगर जल्दी में एग्जामिनर है उसको क्या पता चलता है। Yes, sir. शाबाश। उसके बाद आप सॉल्यूशंस के लिए जब भी आप सॉल्यूशंस देते हैं तो एक अप्रोच का नाम है आरलेम नेलिस एलएमआई एस, लेकिन जब हेडिंग लिखोगे तो हेडिंग के लिए टू फॉर बाय यूज करोगे और आखिर में स्टेरिक भी लगाओगे। Yes, sir. किस तरह? नीड टू इंश्योर social welfare program forward for eradicating political stability through checks and balance semicolon कोई आर्टिकल मेंशन करो, इसको स्टेरे कहते हैं, रेफरेंस। इस तरह के हेडिंग लिखोगे तो आगे जा सकते हैं। रिलेवेंसी का इशू आप कर रही हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स का कर रही हो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैं आपको एमसीआरएस समझा रहा हूँ, सवाल नहीं है। सर बाकी डॉक्टर मैंने एमसीआरएस फॉलो किया है, लेकिन मैंने इसको ठीक है, फिर भी क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन नहीं बनाना था, विलायत ने भी बनाया था लेकिन बनाना नहीं है। आपने क्यों नहीं किया है वो वाला क्वेश्चन? सर वो मैंने किया है, मैंने अभी तक उसके 5 पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी रहते थे तो। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि असाइनमेंट नंबर 2 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान बेस्ड ऑन एमसीआरएस डायमेंशंस डिफिनीशन फिगर्स एट द एंड ऑफ लेक्चर नजर आ रहे हैं नहीं आपको? नहीं आ स्क्रीन में नजर आ नहीं आ रहा है ये जो असाइनमेंट है ये वाला? ये वाला यस सर अभी नजर आ रहा है। ये 6:28 परसों सुबह मैंने सारों को भेजा है, सारों को किसी ने किया है यस सर। और फिर भी आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्यों? तो ये एक हो गया था, दूसरा सर ये मुझे आज बहुत टाइम लगा, हालांकि मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मैंने पढ़ा है बैठ के। ठीक है, अभी बस नेक्स्ट टाइम कंप्लीट किया करो। मैंने कल क्लास क्यों नहीं ली आप लोगों के साथ? ऐसा इसी वजह से कि असाइनमेंट नहीं थी। Manifestations of political instability: good, excellent, weak democratic institution, civil unrest, military interference, frequent government। शाबाश, MCR स्कूल ऑफ थॉट, ये स्कूल ऑफ थॉट के रजिस्टर में लिखना होगा फॉर्मूला, ठीक है? शाबाश। फिर आपका दूसरा है, दूसरा आपने लिखा है काजेज, काजेज डायमेंशंस एक्सप्लेनेशन रिपरकशंस सॉल्यूशंस, ठीक है, बहुत अच्छा लिखे, लेकिन एक काम करें, ये बात माइंड में रखो कि आप काजेस का अलग हेडिंग दो, उसके डायमेंशंस ना बताओ, काजेस का अलग हेडिंग देके 1 2 3 4 5 10 पॉइंट्स दो, फिर काजेस के बाद इसके इम्पैक्ट्स का अलग लिखो, रिपरकशन सॉल्यूशन के 10-10 पॉइंट्स आपने पूरे करने हैं। कोमेला समझ आ गई? 10-10 पॉइंट्स पूरे करने हैं MCRS के आर्गुमेंट्स के साथ। इसके अलावा आपने क्वेश्चन जो है वो क्यों नहीं है आपके लेक्चर में? कोमेला क्वेश्चन नहीं किया आपने। कोमेला आपका क्वेश्चन कहाँ पे है? MCRS तो आपका हो गया, वेयर इज योर क्वेश्चन जो मैंने अभी इवैल्यूएट करना है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फिर सोर्स, आपने ये जो डायमेंशंस वाली असाइनमेंट की है इसमें मैं आपको ये समझाऊं कि dimensions economic growth can be determined by GDP per capita, sectoral contribution, शाबाश, it is recorded, ठीक है, $1663, agriculture, industry, services, good, excellent, 1+, employment and labor market, employment rate ये है, labor force ये है, skilled gap, फिर debt and fiscal health, शाबाश, debt and fiscal health, debt and fiscal health, public debt, पब्लिक डोमेस्टिक, और उसके बाद हाउ एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम, एक्सटर्नल इंटरनल की बात हो गई, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन एंड प्राइस स्टेबिलिटी, शाबाश, तो ये आ जाएगा इन्फ्लेशन एंड प्राइस स्टेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, लाइफस्टाइल, बहुत अच्छा है,
फिर उसके बाद अगर मैं पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, गुड, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, पॉवर्टी ये क्या है रिपोर्ट, इनकम इनइक्वालिटी के बाद ट्रेंड भी दिया है, ईशा मेहनत करो, एक्सीलेंट, मेहनत करनी है आपने। फिर एक्सटर्नल ट्रेड एंड फॉरेन रेमिटेंसेस, ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हो गए, ठीक है। फिर ईयर 2019 24.9, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फैक्टर इन्वॉल्वड इन डेट, बहुत अच्छा है, आपने वो कंप्लीट किया है। एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी क्राइसिस, करप्शन, मिसमैनेजमेंट, बहुत अच्छा, एनर्जी की काज बताए। फिर पाकिस्तान रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स क्यों है, बहुत अच्छा आंसर दिया है, गुड, पाकिस्तान इज हाईली दिस। आपने बहुत, ये सारे जो है ना, इसका मतलब है कि मैंने ऑलरेडी 1 घंटे का लेक्चर दिया था, 1 घंटे के लेक्चर के एंड पे क्वेश्चंस थे और वो भी एड्रेस हो रहा है, तो आपने इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग बना ली, मेहनत करो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस का क्या ताल्लुक है, पॉलिसी चेंजेस, political environment, impact on political stability, consequences, lack of long-term policy revision, institutional weakness, lack of corruption. फिर economic instability, social unrest, ठीक है। फिर corruption impacts, good। फिर उसके बाद impacts on governance, impacts on economic growth, rule of law, बिल्कुल ठीक है, good। फिर impacts के बाद आपने social factors लगा लिए, social factors, जियोग्राफिकल फैक्टर। आपने एक काम करना है, थोड़े बहुत अपने प्रेजेंटेशन को मेंटेन रखना है, आपने थोड़े बहुत हेडर्स को मेंटेन रखना है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, टेंशन ना लो, हेडर्स को थोड़ा मेंटेन रखना है, आपका जो कंटेंट है वो इफेक्टिव है, इफेक्टिव रिसर्च आपने किया है, कीप इट अप, एक्सीलेंट। इसके बाद आपने एमसीआरएस अप्रोच किया, मैनिफेस्टेशंस, frequent government change, protest, terrorist attack, economic downturn, इसको लिंक करना होगा फिर इसके साथ, बाकी ठीक है। इलेक्टोरल इश्यूज, फिर काजेस 10 बता दो, 10 काजेस। इंटरनल काजेस, वीक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, नेपोटिज्म, एक्सटर्नल फैक्टर, रीजनल सिक्योरिटी, फॉरेन इंटरफेरेंस, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में पॉवर्टी, इनइक्वालिटी। फिर रिपरकशंस आ जाएगा, रिपरकशंस में हमारे पास इकोनॉमिक रिपरकशन, सोशल रिपरकशन, पॉलिटिकल। फिर करेंसी फ्लक्चुएशन, प्रोटेस्ट, डेमोंस्ट्रेशन, मिलिट्री इंटरफेरेंस, बहुत अच्छा है, गुड। आप अम्ब्रेला अप्रोच भी अप्लाई करते हैं, अम्ब्रेला मींस कि ये रिपरकशंस है ना, समझो इन रिपरकशंस को इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, डेमोग्राफिक लेवल पे, तो यही सारी चीजें है कनेक्शन ऑफ डॉट सीएसएस में। आप ये भी कर रही हो, सोल्यूशन थोड़े इस तरह अच्छे देते ना, सोल्यूशन आप दे रहे हो तो सोल्यूशन भी 10 सोल्यूशन देते ना। और सोल्यूशन एक अप्रोच है जिसका नाम है RLEMNILSLMIS, और एक टेक्निक है जिसका नाम है एलाइन टेक्निक। इसके बेस पे आप अच्छे अच्छे सोल्यूशन दे सकते हो। आई अप्रिशिएट योर वर्क। वेयर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ है ईशा, क्वेश्चन कहाँ पे है? सर वो मैंने आपको भेजा हुआ है, इसी इन असाइनमेंट से पहले था वो, इससे पहले था, ठीक है। Prerequisite for economic stability. Political stability is a prerequisite for economic stability. Title is good. Preamble is good. Politicality is considered नहीं होगा, is considered होगा, is the main strength of any country. Political stability shares the economic stability. This demonstrates that a socio-economic perspective of country, political stability, government, environment, social. So, conducive environment in the government, financial growth आएगा, efficiency good. According to Asian Development Bank, benchmark पे आपने connect किया है 2/2. Excellent, keep it up. Why economic stability is always backed by political stability? Why economic stability is always backed by political stability? Consequences, way forward. इस पे आपने थोड़ा ज्यादा लिखना था। मैं अगर होता मैं थोड़ा बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लिंक करता, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लिंक करता, फिर इन दोनों का नेक्सस बताता, नेक्सस के नीचे मेरे ये पॉइंट्स आ जाते, तो फ्लो चार्ट में थोड़ा इस तरह आता। आपने कॉन्सिक्वेंसेस वे फॉरवर्ड की बात की है, तो इस फ्लो चार्ट में मैं 50% मार्क्स आपका काट रहा हूँ। अच्छा फ्लो चार्ट नहीं है। Why political stability is a prerequisite for economic stability? Good. Environment for investor, Singapore FDI. Good. Consistent policies reduce uncertainty, Switzerland consistent policy. Strong institution to enforce property rights. 2/2 इसमें भी आ गया. Good.
फिर उसके बाद आ जाएगी यहाँ पे हेडिंग को हमेशा मैंने क्या कहा था, पहले पेज पे लिखा करो, वहां पे पेज जो एंड हो जाते हैं हेडिंग ही एंड किया करो। रिस्क, कंफ्लिक्ट, डिसरप्ट इकोनॉमिक इक्विलिटी, इनवर्स इंक्रीज इन्वेस्टर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका इन्वेस्टर्स के बाद हमारे पास है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, वे फॉरवर्ड दे सकते हो एक फ्लो चार्ट में, गुड, ये 1+ है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कंपाउंड फ्लो चार्ट में क्यों है इसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, और ये वे फॉरवर्ड क्यों दे रहे हो, हेडिंग में क्यों दे रहे हो, क्या डिमांड है, क्या डिमांड है। मैं तो सोच रहा था आपका सवाल बहुत अच्छा आएगा, लेकिन अभी तो 8 नंबर आ जाएंगे आपके, 8 या 9। क्रिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज नो डाउट इंक्रीजिंग फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। एरिया स्टेट सर इनिशिएट था तो इसमें ये फॉरवर्ड इनिशिएट का वर्ड दिया था क्वेश्चन में। क्या कंक्लूजन में भी आपका मजा नहीं है, 0.2। इस पूरे क्वेश्चन में मिस्टेक कहां पे है, नंबर 1 लिख लो, आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से हट गई, आपने कॉन्सिक्वेंसेस दिए। कॉन्सिक्वेंसेस में जब आपने एक दफा कहा व्हाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो आप 12 पॉइंट्स वहां पे दो, डिमांड को पूरा करो। आपने वो भी दे दिया वाई वाला, और वाई के बाद आपने वाई वाला, ये आंसर नजर आ रहा ना वाई वाला, लेकिन वाई के बाद आपने कॉन्सिक्वेंसेस बताया। तो आप कॉन्सिक्वेंसेस की जगह 4 to 5 पॉइंट्स वाई में और ऐड करो। अगर मैं इसको थोड़ा आर्गुमेंटेटिव बनाना चाहूं तो मैं ये भी एंड पे लिख सकता हूं कि हाउ टू, मतलब सम अदर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लेकिन वो जरूरी नहीं है, वो ऐसे में होता है, सवाल भी नहीं होता। फिर आप डायरेक्ट सोल्यूशन पे आ जाओ, 3 से 4 सोल्यूशन दो बस, और वो भी फ्लो चार्ट में देके 1-2 पॉइंट एक्सप्लेन करो, बाकी मेन डिमांड आपकी ये होगा 12 पॉइंट्स। सर ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है इंस्टेबिलिटी के दिए हुए हैं कि अगर इंस्टेबिलिटी है तो उस केस में फिर क्या होता है। देखो, आपने बात सही की है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस आपने लिखे हैं, ये आप देखिए बहुत अच्छे पॉइंट आपने लिखा है। इस पॉइंट में मसला है, इस पॉइंट को आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के साथ लिंक कर लेते फिर ठीक होता। अगर आप इसको इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के साथ लिंक कर रही हो तो वो व्हाई नॉट कि वो इन्हीं काजेज में आप लिखो, जो ऊपर ये काजेज आपने लिखे इन्हीं में ना लिखो, तो इस इन्हीं में इनकलकेट करो ना, तो ये आपका एक स्ट्रांग मेन हेडर बन जाएगा। और जो ये रिपरकशन वाले पॉइंट्स है ये सारे उठा के यहां इनकलकेट करो, चूंकि अगर आप ये कहोगे कि इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी फॉर बिजनेस आएगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, समझो आप इसके रिपरकशन में क्या लिखते हो कि इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी आएगी किस चीज की वजह से, बिजनेस की वजह से आएगी ना। जब इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी बिजनेस की वजह से, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता उसके वाई के नीचे कि इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी ड्यू टू वी कैन से फ्रीक्वेंट बिजनेस अच्छी नहीं है, तो ये इसके काजेज में भी आ जाएगा। तो मैं कहता हूं रिपरकशन की जगह कॉन्सिक्वेंसेस वाले ये जितने भी पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स से आप हेडर बना लो और वो ऊपर वाई वाले में इनकलकेट करो, और वहां पे 12 पॉइंट्स 11 से 12 अच्छे बना लो, फिर बहुत अच्छा होता। और फिर आखिर में सोल्यूशन दे देते हैं 2 से 3। समझ आ गई? ओके सर, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, गुड, शाबाश। आबिद कहाँ पे है? आबिद, आबिद आपने असाइनमेंट किया है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान, सबसे पहले इसने लिखा है डिफिनीशन, ठीक है, गुड। कंटेक्चुअलाइजिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, गुड। पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक इशू है, तो इशू पे हम एमसीआर से अप्लाई करेंगे, जबरदस्त। 10 key manifestation of political instability, frequent disruption in parliamentary, शाबाश, functioning due to partition conflict। ये आपने partition लिखा है या partisan लिखा है? सर ये पार्टीजन लिखा है। ठीक है, गुड। इसके बाद आपने conflicting policy response पर, ठीक है, गुड। Policy response by federal and provincial government is good।
परसेप्शन ऑफ जुडिशियल डिसीजंस थ्रू partisan lenses। एक इसको आप पढ़ो थोड़ा। सर ये परसेप्शन ऑफ जुडिशियल डिसीजन थ्रू पार्टीजन लेंसेज। सर इसमें वो वाला मतलब था कि जो जुडिशियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करना चाह रही थी। तो आप वो परसेप्शन के साथ वो रियलाइजेशन थोड़ा परस्यू करो ना। आप मुझे परसेप्शन की समझ नहीं है कि पॉजिटिव परसेप्शन या नेगेटिव परसेप्शन, तो आप थोड़ी बहुत आप ये पार्टीजन लेंस इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आप परसेप्शन को भी थोड़ा एक्सप्लेन करो, ठीक है। सर इसको नेगेटिव परसेप्शन कर दूं। एग्जैक्टली, गुड, अभी आपको समझ आ गई। मीडिया आउटलेट्स एम्प्लीफाइंग पार्टीजन नैरेटिव्स। मीडिया आउटलेट एम्प्लीफाइंग पार्टीजन नैरेटिव। शाबाश। मीडिया आउटलेट्स अच्छी चीज है बुरी चीज है, तो इसकी जगह आप बायस्ड मीडिया क्यों नहीं लिखते, फिर ठीक होगा। मुझे बताएं, ये वाला आप पढ़ो, यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म फॉर पॉलिटिकल माइलेज, इसको पढ़ लो। यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म फॉर पॉलिटिकल माइलेज। आप इस हेडिंग से मुझे ये समझा सकते हो कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है? नो सर, सर ये सेल्फ एक्सप्लेन। सर वो मेरे माइंड में जो थी वो मैं वो कहना चाह रही थी, बट पेपर पे वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप इररिलेवेंट चीज देखते हैं। मुझे मैनिफेस्टेशन दो, मुझे ये साबित करो कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ओके सर। जिस तरह भी स्टूडेंट्स का आप देख रहे थे ना, उनका पॉलिटिकल लीडरशिप ठीक नहीं है, लीडरशिप क्यों किसी ने लिखा था वो हदीका का, तो अकॉर्डिंग टू द मैनिफेस्टेशन रिलेवेंट नजर आ रहा था। राइटिंग इज नॉट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, इसमें आपने चीजों को आगे लेके जाना है। और आप अगर मुझे कन्विंस ही नहीं कर सकते, आपका हेडिंग मुझे कन्विंस ही नहीं कर सकता अबाउट द टॉपिक, अबाउट द मैनिफेस्टेशन, तो इररिलेवेंट बन जाएगा। शाबाश। आपने आगे लेके आए फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट इन सिटिंग, ठीक है, गुड। डिस्प्यूट्स ओवर इलेक्शन रिजल्ट, गुड। पॉलिटिकल डिस्कोर्स लिंकिंग इंस्टीट्यूशन टू पॉलिटिकल एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, अच्छा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म बिकेम ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, शाबाश, अमंग सिटीजन। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है या नहीं? सर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उस चीज को नहीं बता रहे कि किस तरह से उनका इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिवली हो रहा है या नेगेटिवली हो रहा है। शाबाश। तो इसमें प्रोपेगेंडा की बात कर सकते हो या नहीं? तो प्रोपेगेंडा करोगे तो अच्छा होगा। पूरा प्रोपेगेंडा का एक वर्ड यूज करोगे डिजिटल प्लेटफॉर्म में, तो ये चीज इसके साथ जस्टिफाई हो कि मुझे मैनिफेस्टेशन देगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। बॉयकॉटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म इज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, ठीक है, आ सकता है। वो एक असाइनमेंट में अभी चेक कर रहा था, आई थिंक हदीका का था, हदीका ने अच्छे मैनिफेस्टेशन दिए। एक असाइनमेंट में चेक कर रहा था विलायत का था, लेकिन अच्छे दिए थे कम दिए थे। आप उसको फॉलो कर सकती हो, चीजें मैनेज करनी है, रिलेवेंसी। शाबाश। 10 रूट causes behind political polarization in पाकिस्तान। ये 10 ना लिखो, बस रूट कॉज लिखो, आगे नीचे 10 लिख सकते हो। 10 यानी इलेक्टोरल फ्रेमवर्क एनकरेजिंग, शाबाश, मेगाटोरियनिज्म ओवर कोएलिशन बिल्डिंग, ठीक है, गुड, सही है। विनर टेक्स ऑल, बिल्कुल सही है। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग विद इन पॉलिटिकल पार्टीज, सेंट्रलाइज्ड, गुड। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, गुड। लिमिटेड ऑटोनॉमी एंड कैपेसिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरह काज है? सर मतलब जो भी हमारे जितने भी, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो सर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल वहाँ पे रिफॉर्म्स की बात ही नहीं हो रही होती, इलेक्शन रिफॉर्म्स जिस तरह से हो गए, तो सर मैं उस प्रोस्पेक्ट में बात करना चाह रही थी। तो वो थोड़ा कनेक्ट कर लेते कि मतलब सेमीकोलन लेक ऑफ रिफॉर्म्स इन दैट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ओके सर। एडिटोरियल बायस इन इंफॉर्मेशन, गुड। हिस्टोरिकल सिविल मिलिट्री टेंशंस, गुड, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा, ये पहले लिखना था। एजुकेशन करिकुलम विद आइडियोलॉजिकल ओवरटोन्स, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करो, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें आप।
सर इसके अंदर मैं वो बात भी करना चाह रही थी कि सर जिस तरह सिंगल नेशनल करिकुलम पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन थ्रू लेटर स्पिरिट में नहीं हुआ तो बहुत सी इस तरह की केपी की बुक्स होती हैं जिसमें थोड़ा सा सर नैरेटिव जो होता है वो बाइस्ड किस्म का हमें कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। तो इस तो फिर वो prospect में- फिर वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, वी एजुकेशन करिकुलम विद आइडियोलॉजिकल ओवरटोन्स, ठीक है, जी सर। वो फिर किस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ आपको लेके जाएगा, मुझे वो चाहिए। सर उसमें बाइसनेस क्रिएट हो जाती है, जैसे सर जैसे हम बलूचिस्तान का इशू को देखें, सेंट्रल बलूचिस्तान का इशू आ रहा होता है, अक्सर केपी के अंदर सर वो टसल्स चल रही होती हैं, तो सर मेरे माइंड में वो पॉइंट था। दो तीन वर्ड्स लिख के उसके साथ कनेक्ट करो, ठीक है। ओके सर। एब्सेंस ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल, बहुत अच्छा है, गुड। पॉलिटिकल चार्ज स्टूडेंट्स एंड यूथ, ठीक है। lack of civic education and voter awareness, legal proceedings, political charge students and youth। आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर इसके अंदर जिस तरह से सर बहुत सी अगर मैं हम कायदे आजम यूनिवर्सिटी या और यूनिवर्सिटी की मिसाल लें, तो वहाँ पे सर ये जो यूथ विंग्स बने होते हैं, जैसे बलोच विंग है, दूसरा विंग है, तो वहाँ पे वो एक पार्टी नैरेटिव को प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको फंडिंग की जा रही होती है। तो सर वो इस प्रोस्पेक्ट के अंदर बात कर रही थी कि वो पॉलिटिकल चार्ज स्टूडेंट्स एंड यूथ विंग्स, शाबाश। फिर अगर पार्टी नैरेटिव को वो प्रमोट कर रहा है तो वो पॉलिटिकल में किस चीज को डिस्टर्ब करेंगे? पॉलिटिकल कल्चर, ये लिंक करना था। यस सर। फिर लीगल प्रोसीडिंग्स, लैक ऑफ एजुकेशन, शाबाश, जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, गुड। फिर इसकी रिपरकशन में आपने कहा फ्रीक्वेंट इलेक्शन, नेशनल पॉलिसी डायरेक्शन, एडवर्स इंपैक्ट इन इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस इन्वेस्टमेंट। आपके हेडिंग्स एनएलओ है, एनएलओ की समझ आती है? नो सर। नॉट लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड। ओके सर। आपकी जो नेशनल पॉलिसी वाला पॉइंट, ये मेरा छठा पॉइंट आना चाहिए था, और जो ये वाला पॉइंट है ये मेरा दूसरा आना चाहिए, इकोनॉमी वाला, और ये पब्लिक ट्रस्ट ये वाला जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स है ये मेरा पहला आना चाहिए था। तो ये इसके मुताबिक आप कर लो, शाबाश। डिक्लाइन इन पब्लिक ट्रस्ट टुवर्ड्स स्केप्टिसिज्म, इंक्रीज पॉपुलैरिटी, अ पॉपुलर नैरेटिव, इसको एक्सप्लेन करो। सर इधर मैं ये पॉपुलिज्म की, जी सर। हाँ, फिर सर यहाँ पे मैं पॉपुलिज्म की बात कर रही थी कि मतलब हम लोग जो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो रहा होता है, मतलब कि एक पॉपुलर कल्चर आ जाता है कि मतलब जब वो पॉपुलर इमोशन को हिट कर रहा होता है जबकि लॉजिक को हिट नहीं कर रहा होता, तो उसका ये एक रेपरकशन आ जाता है कि जब आपके पास एक प्रॉपर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं होता, प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती। आप इन 5 अल्फाज को पढ़ लो। इंक्रीज पॉपुलैरिटी ऑफ पॉपुलर नैरेटिव्स, तो ये तो एक अच्छी चीज नहीं है। लेकिन सर पॉपुलिज्म कहीं ना कहीं, जिस तरह सर मैं अगर देखो, हिस्ट्री की, पॉपुलिज्म की बात आपने नहीं की है। जी आप सर, पॉपुलिज्म यूज करते हो, नेगेटिव होता। पॉपुलर नैरेटिव को इंक्रीज करना अच्छी चीज भी है। आपकी एक बड़ी पार्टी को अगर हम पॉपुलराइज कर रहे हैं तो वो तो अच्छी चीज भी है। लोगों के अंदर पॉपुलरिटी एक अच्छी चीज की आ रही है तो अच्छी बात है ना। लेकिन अगर आप पॉपुलिज्म और स्टेट के नैरेटिव के अगेंस्ट की बात करोगे फिर मैं इसको नुकसान समझाऊंगा। अभी तो ये तो मुझे समझा ही नहीं रहे कि ये रिपरकशन है। सर अगर यहाँ पे मैं पॉपुलिज्म का वर्ड यूज करती है उस प्रोस्पेक्ट में लिखती तो फिर ये पॉइंट वैलिड था। तो लिखो इंक्रीज्ड पॉपुलैरिटी एंड uplift populism based narrative disrupted political system। ये थोड़ा इस तरह लिंक करते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके सर। डिले एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, राइजिंग इंसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, ग्रोथ पॉलिटिकल एपैथी अमंग यूनिट, ठीक है, शाबाश। फिर आपको वीक नेशनल इंटीग्रेशन, वीक inadequate crisis response to political framework। आपने स्कूल ऑफ थॉट्स पे बहुत ज्यादा काम करना है, सुभाना। यस सर। सर ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था और मेरी फर्स्ट क्लास थी जो मैंने एक असाइनमेंट अभी की है, तो मेरे स्कूल ऑफ थॉट पहला मैंने ये अभी आपसे सीखा है, MCRS। आगे भी सीख जाओगे, टेंशन ना लो, yes, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए स्कूल ऑफ थॉट होगा RLEM, लिख ले, NILSLMIS। आज आपने जाके सुभाना सॉल्यूशन, इसी टॉपिक के सॉल्यूशन
इस कोड के मुताबिक देने होंगे। ऑलराइट सर, ये जो आपने अभी वो आप इतने ज्यादा बता रहे थे C3, सर ये कहाँ से हम लोग मतलब ये सारे सीखेंगे, क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट सेशन हुआ है, तो ये सारे तो सॉल्यूशंस। पहले सेशन में आपने कितने सीख लिए? सर ये एक पहला सीखा है MCRS। शाबाश। अभी अगर मेरे साथ आप 20 क्लासेस लोगे तो कितने सीखोगे? सर 20। अगर 30 क्लासेस लोगे कितने सीखोगे? सर 30। तो आप परेशान ना हो, ओके ठीक है। मैंडेट का स्पेलिंग थोड़ा ठीक ले लो। मैंडेट रेगुलर, ठीक है, ठीक है। इंटर पार्टी इलेक्शन, ट्रांजिशन, एस्टेब्लिश, वही बात, एस्टेब्लिश ना लिखो, एस्टेब्लिशिंग लिखो। इंश्योर टू मैंडेट या अपलिफ्ट मैंडेट, इंटीग्रेटिंग लिखो, लॉन्चिंग लिखो। और आप आज जाके आप अर्लिम अप्रोच समझाऊंगा, मुझे क्लास के एंड में समझाना है ये वाला सोल्यूशन का, मैं ये अप्रोच जरूर आप लोगों को आज समझाऊंगा। ये सेकंड लेक्चर है, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट आपका हो जाएगा। स्ट्रेंथनिंग लिखो, सेफगार्डिंग, क्रिएट, इंश्योर डिजिटल अपलिफ्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग लिखो नीचे। फिर उसके बाद इस पे एक अप्रोच होता है टू फॉर बाय अप्रोच। तो जब भी आप सोल्यूशन लिखते हैं टू फॉर बाय अप्रोच के बेस पे लिखो। और जब भी आप लोग लिखते हैं तो आप आर्गुमेंट्स मस्ट इसमें कनेक्ट करो, आर्गुमेंट्स, ठीक है। ओके सर। सर ये जैसे इंश्योर की जगह टू इंश्योर भी तो लिख सकते हैं ना, टू इंश्योर। एग्जैक्टली, टू इंश्योर भी लिख सकते हो, गुड। सर अगर इस पे आप फीडबैक दें, मतलब कौन से पॉइंट ठीक थे और कौन सी इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, अगर मुझे थोड़ा सा बता दें। मैं समझा देता हूँ, एक मिनट। आपका दूसरा असाइनमेंट नहीं है अभी? सर मैंने एक ही लिया था, एक ही लेक्चर लिया था, फिर एक ही असाइनमेंट की थी, तो मैं बाकी फिर ठीक है, इसका ठीक है। आपने आज जितने भी लेके है ना, ये मैच्योर राइटिंग नहीं थी। इसमें द वेरी फर्स्ट वन इज रिलेवेंसी के इशू आ रहा है। द सेकंड वन इज आप अम्ब्रेला अप्रोच को मस्ट, अम्ब्रेला एंड क्लोज मार्केट इकोनॉमी। आपने ये कंप्लीट क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा है? इसमें मैंने ये भी लिखा था कि कैपिटलिज्म में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और क्लोज मार्केट इकोनॉमी में क्या फर्क है। क्लोज मार्केट की जगह आई थिंक मैंने वर्ड यूज किया था मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न यूज किया था। मैंने दोनों का डिफरेंस किया है, क्लोज का भी किया है और आगे फिर मॉडर्न का भी किया है। वो मुझे ये कंफ्यूजन तो हो रही ठीक है, थी ये कि तो आपने कौन TS1 सा। हो गया, ये तो TS2 हो गया। इस सवाल का TS3 भी था, वो आप क्यों स्किप कर गई? सर वो नेक्स्ट में है, वो कंपटीशन वाला। तो वो कहाँ पे है? सर आगे आप पेज आगे करें ना। तो वो सवाल का टाइटल नहीं देना होगा स्टार्ट में, जिसमें दोनों चीजें आ जाए। सर वो मुझे लगा खाली असाइनमेंट है, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से नहीं किया इसमें। ठीक है, सही है, गुड। कैपिटल इकोनॉमी, closed market economy, and the basis of focus capital economy, closed market profit maximization, and the basis of trade capital economy, closed market, good, मेहनत करो। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड कैपिटल इकोनॉमी, थोड़ा इस तरह लिखना है ना हेडर टेक्निक में, कि आप लिखो कि डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल इकोनॉमी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी बेस्ड ऑन रोल ऑफ गवर्नमेंट, फिर क्लोज मार्केट, फिर ग्लोबलाइजेशन, फिर एफिशिएंसी। हेडर्स टेक्निक मैंने समझाया भी था एकेडमी में, आपको पता होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट, मैं अगर आपको कहूं कि कायनात और सुबाना के राइटिंग में क्या फर्क है, तो आप कहोगे सर राइटिंग के फॉन्ट साइज के मुताबिक, या ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग ब्यूटी प्रेजेंटेशन। या मैं अगर आपको कहूँ विलायत और दिलशाद में क्या फर्क है, तो विलायत और दिलशाद के फर्क में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डिफरेंसेस बिटवीन विलायत एंड दिलशाद ऑन द बेसिस ऑफ हेयर कलर, एक का ब्राउन है एक का ब्लैक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेसेस, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज, ऑन द बेसिस ऑफ करियर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक डिसलाइक। डिफरेंसेस हेडर टेक्निक पे होता है हमेशा के लिए। फिर आपने रिस्क लिख लिया, गुड, शाबाश। रिस्क एंड द बेसिस एग्जांपल्स, बहुत अच्छा। एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन, इसकी समरी आपने देखी है, परसों मैंने शेयर की थी। द वेल्थ ऑफ नेशन में 5 टेकअवेज उसने बताए थे, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, गुड, शाबाश। फिर डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी, तो ऊपर फिर क्या था? हाँ, सॉरी, ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमी, गुड। ये मॉडर्न इकोनॉमी के साथ है। द बेसिस ऑफ डेफिनेशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप, अ ब्रॉडर हाइब्रिड इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे। फिर ऑनरशिप में आपका आ जाएगा प्राइवेट इंडिविजुअल मैक्स, फिर रोल ऑफ स्टेट, फिर उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज कैपिटलिस्ट,
मॉडर्न इकोनॉमी इक्विटी और वी कैन से इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा। यूएसए कैपिटलिस्ट है, मॉडर्न इकोनॉमी जर्मनी गुड, चाइना गुड, केस स्टडी ग्रेट डिप्रेशन की बात है और एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत अच्छा किया है, गुड। रोल ऑफ कंपटीशन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत अच्छा है। कंपटीशन प्रमोट्स इनोवेशन, इंक्रीज कंपटीशन, कंपिटिटिव मार्केट अट्रैक्ट एफडीआई। फिर उसके बाद आप लेके के इम्प्रूव कस्टमर सर्विस टू रिटेन क्लाइंट्स, कंपटीशन चेक कॉर्पोरेट डोमिनेंस, कंपटीशन एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। देखो आप लिंक कर रही हो चीजों को, ये आपने समझा, एकेडमी में काफी प्रैक्टिस किया है ना, इसलिए ये सारी चीजें अच्छी जा रही है। कंपटीटिव मार्केट, बूस्ट जीडीपी, प्रमोट टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंटीग्रेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन, मतलब हर एक चीज लिंक जा रहा है, गुड गुड, एक्सीलेंट। फिर कंपटीशन थ्रू डाइवर्स प्रोडक्ट्स एक्सपेंड, डाइवर्स में फिर आपका आ जाएगा कंज्यूमर चॉइस, कंपिटिटिव इकोनॉमी, रिड्यूस करप्शन, इकोनॉमिक कंपटीशन, गुड। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने बात की है वॉरेन बफेट की, फ्रॉम ऑल द अबाउट डिस्कशन क्रिस्टल क्लियर, सीपी लगा लिया, सीपी के बाद 0, 0 के बाद 0.2, क्यों 0 क्यों दिया, आंसर को आपने कंक्लूड नहीं किया है। आप हमेशा के लिए सीपी लगा के आंसर को कंक्लूड करके एंड पे एक अपना मिस्टेक नोट दिया करे, समझ आ गई? जी ठीक है सर। लेकिन ये 10 to 11 तक जा सकता है, इट इज गुड, शाबाश, कीप इट अप। लेकिन सवाल के मुताबिक करो, आपने नोट्स के मुताबिक आज किया, शाबाश। आप मुझे बताएं कि कौन है यहाँ पे, कायनात, आबिद, कोमिला, सुबाना, ईशा। सर वो दूसरी असाइनमेंट भी है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाली। ठीक है मैं करता हूँ, एक मिनट। जुलेखा आगे में आपने लिखा है वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल ठीक है, ये इसकी मैनिफेस्टेशन है भी। इलेक्टोरल रैगिंग एंड क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, लीडरशिप की बात करो, डीप रूटेड पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है, एलिगेशन ऑफ कंट्रोवर्सी रैगिंग इलेक्शन, ये हो जाएगा। आपने रिपोर्ट 104/16, बहुत अच्छे, इस तरह रिपोर्ट सुबह आपने लिखना है, आपका ये इशू आ रहा था। जिस तरह 1971 एलिगेशन कंट्रोवर्सीज ये आया। फिर पाकिस्तान हार्ड कंट्री, बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसको हेड किया, गुड। इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, फ्रेजाइल कोलिशन गवर्नमेंट, गुड। फिर पोलराइजेशन एंड इरोजन ऑफ नेशनल कंसेंसस, गुड। Civil military unstable relation, unhealthy lack of consistent adherence to constitutionalism, मौलाना तमीजुद्दीन केस, गुड, एक्सीलेंट। अभी politicization of journalism and disinformation, ये एंड पे लिखो, लॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, गवर्नेंस क्राइसिस पहले लिखो, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पहले लिखो, ये एंड पे आना चाहिए था। फिर causes of political instability, economic mismanagement, corruption, ethnic regional disparities, external actors, constitutional ambiguities, religious extremism, good। फिर काजेस के बाद आ जाएगा रिपरकशंस, रिपरकशंस, इकोनॉमिक डाउनटर्न, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, सोशल फ्रेगमेंटेशन, डिफेक्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है, गुड। फिर उसके बाद आप आ जाएगा सॉल्यूशंस क्यों नहीं दिए सर वो भी रहते थे क्लास, आपने जल्दी ले ली। ठीक है, आज मैं, हाँ मैंने सोचा 2 क्लासेस दूं, कि आज 2 क्लासेस हो, इसलिए मैंने जल्दी ली। सॉल्यूशंस लिख लो, ठीक है, 10-11 सॉल्यूशंस लिखो। जी ठीक है सर। शाबाश। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, तैयबा, विलायत, कलसूम, हदीका, जुलेखा, ईशा, सुबाना, कोमिला, आबिद, कायनात, शाजिया, मेहरीन। शाजिया एंड मेहरीन असाइनमेंट क्यों नहीं है आप लोगों का? सर असल में आपने जो वो दिया ना इस वाला, वो मतलब जो सेंटेंस दिए, तो वो मैंने मतलब ना अभी आके वही कवर किए। तो असाइनमेंट मैंने कहा कि कल आपको ना हाथों हाथ जैसे कि ना चेक करवाऊंगी, इसलिए तो मैं वो उसी काम में लगी हुई थी जो आपने आज समझाया था ना मुझे। और बाकी असाइनमेंट का तो हाँ सर याद है, असाइनमेंट का तो आपने नहीं कहा था ना, आपने तो ऐसे वाला दिया था ना, वही काम मुझे करना है। आपने असाइनमेंट तो नहीं कहा ना मुझे, आपने वही आउटलाइन का काम दिया है ना मुझे, जो कि मुझे कल चेक करवाना है। आपने असाइनमेंट तो नहीं कहा था मुझे।